जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं 2018 की जो वैकेंसी आई थी उसमें एएलपी के पद पर सेलेक्ट हुआ था और आज ये वीडियो मैं लेके आया हूं आपके लिए ताकि मैं आपके साथ में अपने एक्सपीरियंस जो स्ट्रेटेजी एग्जाम की प्रिपरेशन पे मैंने बनाई थी और वो जो कामयाब रही वो आपके साथ शेयर कर सकूं। ये दो चीजों का बहुत जरूरी है। एक चीज तो आप कर चुके होंगे, मतलब कि जोन सिलेक्शन, और दूसरा है सही स्ट्रेटेजी। अगर अभी तक आपने जोन्स का सही सिलेक्शन नहीं किया है, फॉर्म नहीं भरा है, तो मैंने रिसेंट में एक वीडियो डाली है, आप देख लीजिए कौन सा जोन आपके लिए सही रहेगा और कैसे सही रहेगा। अब बात करते हैं सही स्ट्रेटेजी की। तो दोस्तों देखिए, नॉर्मल कैंडिडेट भी कई बार अच्छा सिलेक्शन निकाल जाते हैं और कुछ जो अच्छे कैंडिडेट होते हैं वो पूरी तैयारी होने के बाद भी सही स्ट्रेटेजी ना होने की वजह से अपना जो है जॉब नहीं निकाल पाते। तो स्ट्रेटेजी दोस्तों बहुत ही जरूरी है। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है। उसमें हम कौन कौन से टॉपिक आज लेंगे उसके ऊपर मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कैसे कैसे साथ साथ में करता रहूंगा। सबसे पहले तो हम देखेंगे नोट्स बनाने सही रहते हैं या नहीं। दूसरा हम देखेंगे कि सिलेबस जो है उसको कैसे कवर किया जाएगा, कैसे करना है। तीसरा है टाइम टेबल को कैसे बनाना है, ठीक है, कैसे उसको मैनेज करना है, कैसा चलाना है, कितना समय देना है। अब चौथी चीज रहती है ऑनलाइन जो हम कोचिंग लें या ऑफलाइन कोचिंग लें, वो कैसे करनी है हमें। फिर प्रैक्टिस सेट कहां से लगाने हैं और कैसे उनको करना है। ऑनलाइन जो मॉक टेस्ट हैं वो कब लगाने हैं, कैसे लगाने हैं और कहां से लगाने हैं और कैसे उसमें इंप्रूवमेंट करना है। अगर आपका मैथ, साइंस और रीजनिंग कमजोर है, इन तीनों में से कोई भी सेक्शन, तो उसको आप कैसे मजबूत कर सकते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको उसके साथ शेयर करूंगा। मैरिड कैंडिडेट्स और प्राइवेट जॉब वाले कैंडिडेट्स कैसे मैनेज करें इस जॉब की स्टडी के लिए। ट्रिक्स याद करनी है या उनका बेसिक कंसेप्ट से क्वेश्चन को करना है। देखिए, सीबीटी 1 का जो एग्जाम शेड्यूल दिया है वो है जून, जुलाई या अगस्त। तो मान लीजिए फरवरी को मिला के आपके पास 4 और 5 महीने, काफी महीने हैं, सफिशिएंट टाइम है। अगर आप अभी बेसिक से तैयारी कर रहे हैं तो 4 से 5 महीने के अंदर आप अपना पूरा सिलेबस कवर करके 2-3 बार मॉक टेस्ट लगा के अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर सकते हैं। शर्त यह है कि स्ट्रेटेजी अच्छी होनी चाहिए और आपको जो आपने स्ट्रेटेजी बनाई है उसके प्रति कंटिन्यूटी दिखानी है, उसके प्रति ईमानदारी दिखानी है, उसके प्रति डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय करना है कि मैं इसके ऊपर काम करके ही रहूंगा चाहे कुछ हो जाए। इस तरह से आपको काम करना है। अब आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाई तो मैंने भी एक स्ट्रेटेजी से काम किया, कुछ नोट्स बनाए, वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, साथ साथ में देखते जाइएगा। कोई आपके पास में अगर अवेलेबिलिटी है तो एक सेपरेट रूम बनाइए, हो सके तो ऊपर, ताकि घर की जो डिस्टर्बेंस है, आने जाने वाले पास पड़ोसी मेहमान, उनसे आप डिस्टर्ब ना हो। या फिर अगर आपके पास में सेपरेट रूम नहीं है तो मैं सजेस्ट कर सकता हूं कि आप लाइब्रेरी में भी जाके अपना प्रॉपर टाइम दे सकते हैं, पर वहां पे आपको अपना फोकस्ड रहना पड़ेगा। आपको लेने हैं 4 रजिस्टर, सभी के लिए अलग अलग, मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके। जीके का आप थोड़ा छोटा ले सकते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला काम आपको जो करना है, जो हमने किया था, कि आपको अपना जो सिलेबस है पर्टिकुलर, मैथ का अलग, साइंस का अलग, रीजनिंग का अलग, वो आपको या तो लिख लेना है आपके फर्स्ट पेज पे या फिर आपको उसका प्रिंट आउट लेके लिख लेना है टॉपिक वाइज, ठीक है। जो जो टॉपिक आप करते जाएंगे उनको आपको कर देना है टिक या हाईलाइट। उससे आपको क्या होगा, उससे आपको एक तो पता चलेगा कि मैंने ये टॉपिक कवर कर लिया है, दूसरा आपका मोटिवेशन बढ़ेगा। 20 टॉपिक में से अगर आप 5-6 कर चुके होगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने 25% कर लिया, इतना है, तो मोटिवेशन लेवल बढ़ जाएगा आपका। दूसरी बात, आपको सिलेबस जो कवर करना है, आपने देख लिया कि ये 20 टॉपिक है रीजनिंग में या 20 चैप्टर है मैथ में, मेरे पास है 5 महीने, 5 महीने मान के चलिए 150 दिन। तो 150 दिन में आपको अपना एक टाइम टेबल बनाना है कि बात करेंगे टाइम टेबल कैसे बनाना है, पर आपको ये मैनेज कर लेना है कि मेरे को एक चैप्टर इतने दिन में कर लेना है कवर, और उस चैप्टर को जब कवर मैंने करना है उसमें क्या क्या चीजें कवर करनी है। चैप्टर, बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक्स, उनके नोट्स, और फिर उनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करके देखने हैं, ठीक है। हर टॉपिक जो भी आप कवर करेंगे उससे पहले आपके पास में होनी चाहिए प्रीवियस ईयर की बुक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो बुक रहेगी उसको आपको सॉल्व नहीं करना है, सबसे पहले आपको उसको देखना है कि हाँ
इस प्रैक्टिस सेट में जो मैं ये टॉपिक करने वाला हूं ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसके कितने क्वेश्चन आए हुए हैं और कहां कहां से आए हुए हैं। जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे, आपके पास में क्वेश्चन आएंगे, आप उस चैप्टर वाइज करोगे तो आपको दिखेगा हाँ यार ये क्वेश्चन तो पहले आया था, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा ये आया हुआ है। आपका फोकस वहां पे ज्यादा रहेगा। बस ये मेन मोटिव है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेने के। अगर आप कहते हैं कि सर कौन से लें, तो आप किरण पब्लिकेशन के 56 सेट्स के ये क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं। आपको अलग अलग ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। CBT 1 और CBT 2 के सारे क्वेश्चन पेपर इसके अंदर दिए हुए हैं, लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब बात करते हैं कि सर 4 से 5 महीने के अंदर जो ये सिलेबस हमें करना है ये कितनी बार करना है। तो भाई एक बार करने से सिलेबस आपका क्लियर नहीं होगा, ये मैं आपको बता देता हूं। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपको करना है इसको 2 से 3 बार। अब आप ये सोच के एकदम से हक्के बक्के रह गए होंगे यार 2 से 3 बार कैसे होगा। तो भाई साहब देखिए 3 से 3.5 महीने में आप इसको एक बार करने की कोशिश कीजिएगा। फिर जब दोबारा करेंगे तो आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। आपको फिर उसमें केवल 15 से 20 दिन लगेंगे एक बार उस सिलेबस से गो थ्रू होने के लिए। तीसरी बार जब करेंगे जब मात्र 10 दिन लगेंगे। पहली बार जो क्वेश्चन आप करेंगे सिलेबस में तो उसको बिल्कुल डीपली करिएगा, उसके नोट्स बनाइएगा। नोट्स बनाते समय थोड़ा टाइम लगेगा, पर दूसरी बार आपको नोट्स नहीं बनाने, तीसरी बार भी नहीं बनाने। जो पहली बार में क्वेश्चन आपको अटकाएगा उसको आपको लाल पेन से स्टार कर लेना है। दूसरी बार जब आप सिलेबस करेंगे तब उस क्वेश्चन को जरूर करना है पेन से। और जो आपने किए थे पहली बार में एकदम से उनको करने की आवश्यकता नहीं है। बस वर्बली आप देख लोगे इसको मैं ऐसे कर दूंगा, इसका आंसर ये आएगा, मैच कर लेना बस। तीसरी बार आपका टिप टॉप हो जाएगा। दोस्तों ये प्रैक्टिकल सिचुएशन हमने करके देखी है, इसीलिए हम आपके साथ में अपने एक्सपीरियंस को साझा कर रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नोट्स बनाने हैं कि नहीं, क्या फायदा है। तो देखिए दोस्तों नोट्स जो बनाने का जो फायदा होता है वो ये है कि आपके 4 से 5 मार्क्स हर पेपर में बढ़ेंगे। ये मेरे से आप लिखवा के ले लो। दूसरी चीज, जब आप कभी दोबारा से क्वेश्चन पेपर उठाओगे या कोई क्वेश्चन सेट करोगे और आपसे वो क्वेश्चन नहीं निकलेगा और आपको पता है कि मैंने ये क्वेश्चन का तो ट्रिक बनाई थी यार, तो आप फटाफट अपने नोट्स में जाके उसको देखोगे, ना कि यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो देखी थी उसमें ढूंढोगे, उसको स्क्रॉल करोगे कहां था वो ट्रिक, उस सर ने कैसे समझाया था। तो वो आपको इंपॉर्टेंट है, आपका टाइम बचाएगा। तीसरी चीज क्या है दोस्तों, जब आप कभी दूसरे एग्जाम की तैयारी करोगे, भगवान करे इसी में हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, या आपका छोटा भाई किसी एग्जाम की तैयारी करेगा तो आप उसको गाइड कर सकते हो कि इस तरह के नोट्स आपको बनाने, हिंट दे सकते हो, समझा सकते हो कि ये नोट्स ले ले, यहां से काम कर सकता है। तो उस पर उसको भी सजेस्ट कीजिएगा नोट्स बनाने का। अक्सर हमारा मन करता है कि नोट्स ना बनाए, ये तो बेफिजूल का काम है, टाइम कंज्यूमिंग है, मैं तो बहुत जल्दी एकदम से सारे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, सिलेबस कवर करना चाहता हूँ, मेरे दोस्त इतना आगे बढ़ गए हैं। तो भाइयों उसके साथ कंपेयर मत करें। तो दोस्तों आपको किसी की कंपैरिजन नहीं करना है, आपको अपना स्टैंडर्ड, अपना लेवल अप करना है। तो आपको नोट्स बनाने अति आवश्यक है, ये मैं आपको बता देता हूं। जब भी नोट्स बनाएंगे, जो भी आपका ट्रिक उसके अंदर लिखेंगे, जो भी ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन कोचिंग में सर ट्रिक्स बताएंगे उसको आपको उसके अंदर लिख लेना है, हाईलाइट कर लेना है और उससे रिलेटेड केवल मात्र एक क्वेश्चन को लिखना है। नोट्स बनाते समय हर कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, वो नोट्स के लिए आपकी बुक रहती है केवल। जब भी आप लास्ट टाइम पे एग्जाम के पास में आएंगे तो आप पूरी बुक को गो थ्रू नहीं हो सकते हैं, आपको केवल नोट्स अपने साथ में रखने, एग्जाम देने जाएंगे तब। तो उसमें आप देखेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन आया तो इसको ऐसे कर लूंगा, ये है, ऐसे ऐसे, ठीक है। ट्रिक का यूज करना है कि नहीं करना वो बताएंगे बाद में, ठीक है, पर आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है, टाइम टेबल। टाइम टेबल से पहले एक चीज जो रह गई है वो मैं बता दूं आपको जिस रूम में आप रहेंगे वहां पे आपको 1 से लेके 1 to 30 टेबल्स याद होनी चाहिए दोस्तों। 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर और 1 से लेके 20 तक की क्यूब लिख के अपने रूम में अपने जो टेबल है उसके आगे चिपका देना है, ताकि जब भी आप उसको देखो तो आप एक बार रिवाइज मारो। आपको कैलकुलेशन बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। मेरा ये वीक एरिया था तो मैंने इसके ऊपर काम किया था। आप अपने वीक एरिया को ढूंढिए और काम कीजिए, उसके लिए भी अभी आगे बता रहे हैं। तो बात कर रहे हैं टाइम टेबल की, टाइम टेबल कैसे बनाना है। देखिए दोस्तों टाइम टेबल ऐसा नहीं बनाना कि हार्ड एंड फास्ट, आज ही 2 घंटे में ये, 2 घंटे में वो, 2 घंटे में ये, ऐसे नहीं करना है। आपको अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल को बनाना है।
मान लीजिए जैसे मैंने अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाया था, तो आप भी अपने हिसाब से, मैंने कैसे किया था दोस्तों, मेरी आदत नहीं थी कि मैं सुबह जल्दी उठ के 4 या 5 बजे उठ के पढ़ूं, ठीक है, जो कि पढ़ना अच्छा होता है, पर मैं उठ ही नहीं पाता था। मैंने बहुत कोशिश किया, मेरे को नींद आती थी तो फिर मैं सो जाता था, तो पढ़ने का मूड होता नहीं था। तो मैंने क्या मैनेज किया कि अगर मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहा हूं तो मैं सुबह तक पढ़ूंगा, लेट नाइट स्टडी करूंगा। तो मैं 3 से 4 बजे तक पढ़ता था, और फिर जो मेरा सोने का टाइम होता था 7 बजे तक, 4 से 7 बजे तक मैं सोता था। तो मैंने कुछ इस तरह से अपना टाइम टेबल बनाया कि वो मुझे हेक्टिक ना लगे, मेरा सिरदर्द ना बने, क्योंकि मुझे वो फॉलो करना है 4 से 5 महीने। अभी आप देख रहे होंगे 75 हार्ड चैलेंज चल रहे हैं, तो आदमी अपना एक टाइम टेबल बनाता है, उस अकॉर्डिंग जब काम करता है, ढल जाता है, तो फिर वो अपने आप को देखता है कि हाँ इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो टाइम टेबल बहुत ही जरूरी है। आप ये समझ लीजिए ये आपका 150 दिन का हार्ड चैलेंज है, आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना है, पर ऐसा भी ना हो कि आप उसके अकॉर्डिंग ढल ना पाए। तो टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग बना के चलें। अब मैं क्या करता था, रात को मेरे को नींद आती थी 11 से 12 बजे और 2 से 3 बजे के बीच में, वो सबको आती है नॉर्मल सी। तो मैं चाय की केटल रखता था, एक और दोस्त था जो स्टडी करता था, जो मन से पढ़ना चाहता था, लिखना चाहता था, तो मैं उसके साथ, हम एक रूम में रहते थे अलग से, ठीक है, हमारे 2 घर थे, एक पुराना घर, नया घर। तो नए घर में हमारी फैमिली रहती थी और मैं अलग से जाके दूसरे रूम में उस दोस्त के साथ पढ़ता था। रात को एक समय आता था कि जब हमें नींद आती थी तो हम चाय पीते थे, ठीक है, कभी कभी मोटिवेशनल वीडियोस देख ली, चक दे इंडिया के गाने सुन लिए, तो उससे मोटिवेशन मिलता था कि नहीं हमें करना है, जज्बा आता था, फिर से मन पढ़ाई की ओर अग्रसर होता था। और रात को अक्सर मैं मैथ और रीजनिंग करता था दोस्तों, क्योंकि उसमें मैं अपने आप को एक्टिव रखने की कोशिश करता हूं, तो मुझे लिखना पड़ेगा, मेरे माइंड को मुझे डाइवर्ट करना पड़ेगा नींद से हटा के। तो मैं लिखता था, मैथ के क्वेश्चन ऐसे लिखता, सोल्व करता था, रीजनिंग सोल्व करता था। रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 25 नंबर की आपको पता है इसके अंदर आएगी, तो 1/3 मार्किंग है सीबीटी 1 के अंदर। तो 25 में से मैं उम्मीद करूंगा 25 के 25 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। अब कैसे करेंगे वो हम डिसाइड करेंगे, देखेंगे कैसे करना है। टाइम टेबल बनाते समय आपको बिल्कुल 7 के 7 दिन नहीं बनाना है, आपको एक वीक में एक रेस्ट जरूर देना है। उस रेस्ट में आपको क्या करना है, आपको अपने घर के काम भी करने हैं, बाहर घूमने जाना है, कोई शादी अटेंड करनी है, कुछ ऐसा एक दिन ऐसा रखना है वीक के अंदर कि अगर मान लो नहीं हुआ तो आपको ऐसा ना लगे कि मैंने टाइम टेबल फॉलो नहीं किया, भाई मेरा ये वीक का रेस्ट था तो इस दिन मैंने इसको यूटिलाइज कर लिया। दोस्त की शादी, बर्थडे पार्टी, गर्लफ्रेंड को घुमाना फिराना, बीवी को बुलाना, सामान लाना, माँ बाप के काम करने, खेत खलियान देखना, उसमें आप अपना मैनेज कीजिए और फिर 6 दिन पढ़ाई कीजिए। और अपने दोस्तों को, मम्मी पापा को भी थोड़ा सा बताइए कि मैं फोकस्ड हूँ स्टडी के ऊपर, नौकरी के लिए, तो वो भी आपको कम से कम कोशिश करेंगे जो छोटे छोटे घर के डोमेस्टिक वर्क्स हैं उसमें डिस्टर्ब ना करें। बड़े बड़े रहेंगे तो आप जरूर घर के काम करिए। और हाँ, पूरा दिन का शेड्यूल ऐसा बनाना है कि पूरे दिन पढ़ना नहीं है, आपको खेलना भी है, घूम के भी आना है बाहर, फुटबॉल भी खेलनी है, दोस्त का बर्थडे है शाम को तो उसमें भी थोड़ा बहुत जाना है, चाय भी पीनी है, रील्स भी देखनी है, वीडियोस भी देखने। इस तरह से अपना शेड्यूल बनाइएगा पूरा हेक्टिक। 8 से 10 घंटा फिलहाल दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके पास 6 से ज्यादा घंटे होते, 6 से ज्यादा महीने होते, तो फिर मैं कहता कि आप बस 5 से 6 घंटे पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी जिस तरह की वैकेंसी आई है, जिस तरह का कंपटीशन होगा, तो आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा अपने आप में काम करना पड़ेगा, ठीक है। एएलपी और दोनों टेक्नीशियन के लिए बात है। आपको जरूर लग रहा हो कि 8 से 10 घंटे हम कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि बीटेक वाले कैंडिडेट्स के लिए ये पढ़ना आसान है, ठीक है, वो पढ़ेंगे। पर आप जैसे आईटीआई किए हो, डिप्लोमा किए हो, आपकी आदत नहीं है पढ़ने की, तो आपको ये दोस्तों आदत बनानी पड़ेगी। स्टार्टिंग में एकदम से नहीं होगा और एकदम से पढ़ना भी मत। 4 से 5 घंटे आपको देने हैं, ठीक है। 2-2 घंटे का, 3-3 घंटे का आप स्लॉट बना सकते हो, बीच में थोड़ा थोड़ा गैप देके, पर पढ़ना जरूरी है दोस्तों। फोकस्ड और स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है उस पर भी ध्यान देना है आप। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपकी यदि मैथ, साइंस, रीजनिंग या जीके इनमें से कोई सब्जेक्ट कमजोर है तो उसको कैसे मजबूत करेंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटा सा सजेशन दूंगा उन भाइयों को भी जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या मैरिड लाइफ में हैं। वो क्या कीजिए कि अपना घर गृहस्थी चलाने के लिए ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए, जैसे मैंने किया था। मैं पढ़ाता था ट्यूशन, मेरे पास 30 से 40 बच्चे आते थे, तो जो मेरा घर का खर्च था वो भी निकल जाता था और मैं 6 से 10 तक के बच्चों को पढ़ाता था। तो मेरे बिल्कुल बेसिक दोस्तों क्या हो गए थे, पूरी तरह मजबूत हो गए थे। मुझे अलग से पढ़ने की साइंस को, मैथ को आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि
जो एएलपी का जो एग्जाम है उसमें 6 से लेके 10 तक के स्टैंडर्ड ही मैथ साइंस आती है। ठीक है, तो छोटे छोटे बच्चे आपके आस पड़ोस मोहल्लों के, उनको पकड़ के बैठ जाइए, थोड़े थोड़े पैसे में आप उनको पढ़ा सकते हैं। एक तो उनको टीचर मिल जाएगा पास की पास में, थोड़े पैसों में मिल जाएगा और आप उनको पढ़ाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे यार मेरा कमजोर मैथ है, मैं खुद ही कमजोर हूं, दूसरों को क्या पढ़ाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, करना क्या होता है, जैसे स्टार्टिंग मैंने की थी तो मेरे को भी जो चैप्टर आता नहीं था, मैं पहले उसको पढ़ता था, उसको देखता था, समझता था और बच्चों को जाकर फिर समझाता था। और समझाते समझाते मेरे को खुद ऐसा एनालाइज होने लगता था कि हाँ इस तरह से करना है क्वेश्चन में, पेपर में क्वेश्चन को। तो ये चीजें आपको धीरे धीरे आ जाएंगी और एक बार आपने बच्चों को समझाना स्टार्ट किया तो बच्चों को बेशक समझ में आए या ना आए, पर आपकी जिम्मेवारी, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो अच्छा पढ़ाना है, पर आपको समझ में आ जाएगा, ये चीज की गारंटी मैं लेता हूं। और साइंस जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे चैप्टर वाइज एनसीईआरटी की, तो आपको याद होना स्टार्ट हो जाएंगी। आपको अलग से उसको याद करने के लिए टाइम नहीं देना पड़ेगा और घर में पैसे भी, आमदनी भी चालू हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने अपना जीवन यापन किया था, 1-2 साल इस तरह से निकाला था। तो आप भी कर सकते हो, काफी समय है, 4-5 महीने हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, आप चाहते हो कि मैथ को कहां से पढ़ाया जाए या पढ़ा जाए, तो भाई मैंने बताया था फ्री में कि 96 वीडियो साहिल सर की वाईफाई स्टडी में जब वो पढ़ाते थे, उनकी वीडियो का लिंक मैं हर बार देता हूं। मेरे टेलीग्राम पे भी है और मैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी दे देता हूं। कोई ग्रुप में जुड़ना चाहता है तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे आ जाइए। 96 वीडियोस की लिंक वहां दे दूंगा। डे टू डे क्वेश्चन कीजिए, आपके सारा मैथ क्लियर हो जाएगा और बच्चों को पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और चाहते हो कि भाई सर मैं प्रैक्टिस कैसे करूंगा, तो भाई बिल्कुल आसान सी बात है, किरण पब्लिकेशन की 10,000 प्लस की ये बुक ले आइए। टाइप वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं, चैप्टर वाइज आप कर ही रहे हो, टाइप वाइज आप करोगे साथ साथ, तो बिल्कुल आसान तरीके से है। और आपको बता दो, एएलपी में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो लो से मीडियम लेवल के आते हैं, ज्यादा हाई लेवल के नहीं पूछे जाते हैं। तो टाइप वाइज आप इस किताब से बिल्कुल आसान तरीके से अपनी प्रैक्टिस भी कर पाओगे और क्लियर भी हो जाएगा टॉपिक। इसी तरह साइंस की बात अगर करें तो आप 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी उठा लो, बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करो, आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और चाहते हैं कि वीडियो देखना, तो नीरज सर की वाईफाई स्टडी की जो प्रीवियस वीडियो हैं उनको देख लो। अगर आपके पास में अच्छा खासा फाइनेंशियली बैकग्राउंड है तो नीरज सर की क्लास आप ले सकते हो। मैंने उनसे पढ़ा था 2018-19 के अंदर, तो मुझे अच्छा खासा समझ में आया था। बेसिक इंजीनियरिंग ऑफ साइंस सीबीटी 1 की, सीबीटी 2 की, वो भी बहुत ही अच्छी उनकी क्लियर है, तो आप वहां से पढ़ लीजिए। कोई बाकी रीजनिंग कमजोर है तो आप क्या कीजिएगा, यूट्यूब पे उस टॉपिक के हिसाब से आप अपना वीडियो सिलेक्ट कीजिएगा और वो टॉपिक आप क्लियर कर लीजिएगा, उसके नोट्स बना लो। ठीक है, नोट्स बनाने के बाद जब आपके उसके टॉपिक के नोट्स बन गए हैं तो फिर आपने किरण पब्लिकेशन की ये किताब उठा लेनी है। इसमें उस टॉपिक को उठाना है और उसमें टाइप से सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर देने हैं। बस आपका वो टॉपिक क्लियर हो गया, फिर दोबारा से यूट्यूब पे जाओ, दूसरा टॉपिक लिखो, उसके जिस भी टीचर के अच्छे लगे उसके उठा के फ्री में आप स्टडी करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात करें जीके, तो जीके हमारी भी कमजोर थी, पर सिलेक्शन पा लिया और अब आपके लिए तो और आसान हो गया, क्योंकि सीबीटी 2 में जीके को खत्म कर दिया गया। सीबीटी 1 में केवल 10 मार्क्स की आएगी, तो ज्यादा उस पर पीएचडी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ओवरव्यू आपको लेना है टॉपिक्स का, करंट में जो चीजें चल रही हैं उनके ऊपर काम करना है। दोस्तों अब बात करते हैं ट्रिक्स की। ट्रिक्स इंपॉर्टेंट है या नहीं, तो देखिए दोस्तों क्या करना है आपको। जो पहले अगर आप बेसिक से कर रहे हैं तो आपको करने हैं क्वेश्चन कंसेप्ट से, कि भाई ये क्वेश्चन होगा कैसे। 2πRH अगर सिलेंडर का दिया हुआ है तो वो कैसे आया, आपको सीधा फॉर्मूला याद करने का तो है ही है, ट्रिक्स तो याद करनी ही करनी है, पर आपको बेसिक कंसेप्ट से क्वेश्चन को करना आना जरूरी है एक बार के लिए। क्योंकि मान लीजिए यदि आपने ट्रिक्स याद किए डायरेक्ट सीधे बिना कुछ समझे हुए और आप वो पेपर में नहीं आई याद, कुछ गलत हो गया प्लस या माइनस, तो फिर आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, या आपने कुछ गलत कर दिया तो क्वेश्चन आपका टाइम कंज्यूमिंग होगा ही होगा और नेगेटिव मार्क्स भी आपको देके जाएगा। तो बेसिक से आना अवश्य है, ट्रिक्स से करना जरूर है। जिन्होंने दोस्तों ने कंप्लीट कर लिया है सिलेबस, वो मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। मॉक टेस्ट और बच्चों को तब लगाने हैं जब वो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर ले, ठीक है। और मॉक टेस्ट कंप्यूटर पे लगाने से पहले वो बच्चे जो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं वो करेंगे प्रैक्टिकली हैंड से, अपने प्रीवियस सेट ईयर क्वेश्चन पेपर की हार्ड कॉपी अपने सामने रख के 60 मिनट का टाइम जो शेड्यूल है उसको सेट करके ये देखने के लिए कि 60 मिनट में मैं सही कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं।
60 मिनट में मेरे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं, मैं पूरे क्वेश्चन से गो थ्रू हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, किस सेक्शन में मेरा मार्क्स ज्यादा कट रहे हैं या किस टॉपिक में या किस सब्जेक्ट पे ज्यादा मार्क्स मेरे कम हैं, उन पे आपको फोकस करने की आवश्यकता रहेगी। इन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, वो सीबीटी जो बेस्ड कंप्यूटर टेस्ट है उसको कैसे करेंगे, तो आपको देखिए ऊपर लिखा होता है चारों सेक्शन, मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके। जो भी आपका सेक्शन मजबूत है, जैसे मैं करता था, मेरा जो भी मजबूत सेक्शन था मैथ, मैं सबसे पहले उसके ऊपर टिक करता था और सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था। मान लीजिए मुझे कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है जो मुझे आता है, कई बार क्या होता है ईगो हर्ट हो जाती है, ये क्वेश्चन मैंने किया था मैं इसको करके छोड़ूंगा, तो उसमें हम ज्यादा टाइम ले लेते, 3 से 4 मिनट लग जाते। मेरा भी एक बार ऐसा हो गया था, मेरे कुछ क्वेश्चन रह गए थे सीबीटी 1 में। तो ईगो हर्ट नहीं करनी है, अपनी काम रहना है, अपने आप को शांत रखना है। अगर वो क्वेश्चन आपका टाइम ले रहा है, उस टाइम पे स्ट्राइक नहीं कर पा रहा है, तो उसको रिव्यू में डाल के आगे बढ़ जाओ। एक बार पूरे क्वेश्चन में से आपको गो थ्रू होना जरूरी है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर। फिर जब आपके क्वेश्चन सारे हो जाते हैं, सभी सब्जेक्ट में से आप निकल जाते हैं, तो फिर आप रिव्यू वाले जो जो किए हुए हैं, जो वॉयलेट कलर के रहेंगे, उनके ऊपर जाके टिक करके देखिए, क्या पता उस समय आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाएगा, रिफ्रेश माइंड रहेगा तो, और फट से वो क्वेश्चन हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है। जब और जीके और जीएस का सेक्शन आपको एट फर्स्ट साइट में निपटा देना है, ज्यादा समय उसको देने की जरूरत नहीं है। उसका क्या होता है, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। तो दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह आपके साथ में बने रहेंगे, आपको सुझाव देते रहेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।